जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे सेकेंडरी सीरीज में अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस सॉल्ट। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे तीसरा चैप्टर जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम लोग की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल से। तो जब भी मेटल वर्ड हम लोग सुनते हैं, हम लोग हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है एक वर्ड, क्या? आयरन। आयरन। जब भी हमारे दिमाग में जो भी मेटालिक चीज आता है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग सोचेंगे। आयरन कैसा दिखता है? आयरन टफ होता है, थोड़ा सा शाइनी होता है, ठीक है। उसको हम लोग हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या होता है हार्ड वर्किंग चीज में यूज करते हैं। जहां पे स्ट्रेंथ का जरूरत होता है वहां हम लोग किसका यूज करते हैं? आयरन का यूज करते हैं, है ना। और जैसे नॉन मेटल हमारे दिमाग में आता है तो हम लोग किसी पाउडर तरह की चीज को या फिर किसी लिक्विड या किसी गैस को इमेजिन करते हैं। तो इन सभी चीजों को आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल से। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 90 प्लस एलिमेंट जो है वो क्या है? 118 में से 90 प्लस एलिमेंट हमारे पास मेटल अवेलेबल है, ठीक है। इतने एलिमेंट जो है वो क्या है? मेटल। जितने जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे डाउनवर्ड साइड के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या है? मेटालिक इन नेचर है। और राइट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या है? मेटलॉइड्स है। तो मेटल का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उन प्रॉपर्टी को जो एलिमेंट शो नहीं करते वो सारे क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल कहलाते हैं। और जो मेटलॉइड्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पहला प्रॉपर्टी हम देखने वाले वो क्या है? लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? चमक, यानी कि शाइन। तो हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो डल तरह के होते हैं, वो काफी डल होते हैं, उसमें उनमें शाइन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस है ना। जैसे कि नॉन मेटल में आयोडीन हो गया, डायमंड हो गया, और हमारा जो ग्रेफाइट है ये थोड़ा सा शाइनी एलिमेंट है नॉन मेटल्स के। लेकिन बाकी जितने भी मेटल्स है वो सारे क्या है? शाइनी होते हैं। जितने भी नॉन मेटल है वो डल इन नेचर होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या? हार्डनेस, ठीक है। हार्ड, स्टिफ। तो मेटल वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है हार्ड। तो मेटल जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। दोनों में एक्सेप्शंस है, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम लोग उनको नाइफ से भी, चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। उस तरह से एक नॉन मेटल है हमारे पास डायमंड, जो कि कार्बन का एक एटॉम है, वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ना। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे वो क्या है? स्टेट। स्टेट मतलब किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ एक मरकरी उसमें एक्सेप्शन है, जो कि रूम टेंपरेचर पे हमारा वो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड या फिर गैस के फॉर्म ही एग्जिस्ट करते हैं। उनमें उसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो कि क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो है मैलिएबिलिटी। यहाँ पे जो टर्म मैलिएबिलिटी, उसका मतलब ये होता है ऐसा कोई भी चीज जिसको हम लोग बीट करके, मतलब बीट करके उसको हम लोग सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जिसको हम लोग बीट के या फिर प्रेशर अप्लाई करके उसको सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर। जैसे कि आप लोगों ने एल्युमिनियम फॉइल देखा होगा, क्या हाई हाई प्रेशर अप्लाई करके एल्युमिनियम को उस पतले से फॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। तो मेटल जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। मतलब मेटल को हम लोग बीट करके उसको हम लोग एक सीड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। उनको जैसे ही हम लोग बीट करते हैं या जैसे ही उस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं वो क्या होता है? टूट के बिखर जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी बिल्कुल मैलिएबिलिटी की तरह ही है। इसमें क्या होता है कि किसी भी मेटल, किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोग क्या उस पे प्रेशर अप्लाई करके या फिर उसको खींच करके उसको ड्रॉ करके, है ना, अगर वायर में हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं मतलब वो क्या? वो एलिमेंट डक्टाइल है। लेकिन अगर उसको हम लोग वायर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो वो क्या? नॉन डक्टाइल है। तो इसमें भी मेटल हमारा पास हो जाता है, वो मेटल क्या? डक्टाइल हो जाता है, वो वायर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन नॉन मेटल वायर में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे वो है कंडक्शन। मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है वो एलिमेंट या नहीं कर पा रहा है। तो मेटल जनरली जो भी होते हैं वो सारे क्या? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी खुद से पास होने देते हैं और हीट को भी खुद से पास होने देते हैं। लेकिन वही जो नॉन मेटल हमारे पास है वो ना हीट को पास होने देता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो काफी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है।
इसमें जैसे कि मेटल्स में क्या सिल्वर हो गया, कॉपर, ये सब क्या बेस्ट कंडक्टर ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी है। क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा घर के जो भी वायर यूज किए जाते हैं उसमें क्या कॉपर का यूज किया जाता है, सिल्वर को नहीं यूज किया जाता क्योंकि सिल्वर का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है, इसलिए घर में लोग सिल्वर का वायर यूज नहीं करते हैं। ऐसे महंगा भी बहुत है, यूज कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और वैसे नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है जो कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग देखेंगे वो है डेंसिटी। तो मेटल कोई भी सॉलिड चीज तो ऑब्वियस है कि उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, और उसका डेंसिटी ज्यादा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब का डेंसिटी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, इसमें से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है। और जितने भी हमारे नॉन मेटल होते हैं उन सब का डेंसिटी काफी लो होता है, और वो लो मेल्टिंग पॉइंट भी है उनका, लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, किसी भी चीज को जब हम लोग किसी चीज स्ट्राइक करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से उसमें एक आवाज आता है, ठीक है, टन टन या किसी घंटी की तरह अगर आवाज आ रहा है, वाइब्रेशन उसमें क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब वो क्या, वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस सोनोरस है। तो मेटल जो होते हैं, मेटल क्या करते हैं, स्ट्राइक करने पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। जबकि नॉन मेटल को हम लोग कितना भी पीट ले वो कोई आवाज नहीं करने वाला है, ठीक है। ऑक्साइड, मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ा था कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं सारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। उसमें एक्सेप्शन है हमारे पास, जैसे जिंक एंड एल्युमिनियम क्या है, जिंक एंड एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट करे और बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करे। और नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं सारे क्या एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है मेटल एंड नॉन मेटल के, है ना। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जो नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज जो काफी कम है, हम लोग साथ साथ ही देखते चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कोई भी मेटल एयर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। कोई भी मेटल जब एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं, एयर बोलने का जनरली मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो क्या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कि कुछ एलिमेंट है हमारे पास जो कि काफी जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, और कुछ एलिमेंट है कि जो काफी धीरे-धीरे रिएक्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पोटेशियम या मैग्नीशियम सोडियम होता है, इन सबको नॉर्मली रखा वाटर में चाहे एयर में नहीं रखा जाता है इसको, क्योंकि ये तुरंत ऑक्साइड बनाता है, उसमें से क्या होता है, इसमें आग लग जाता है ना। इसी वजह से उसको केरोसिन में रखा जाता है। और मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने भी किया होगा। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से हम लोग साफ करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड बना लेता है। उस लेयर को हटाने के बाद उसको जलाते हैं तो वो अच्छे से शाइन करके जलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ मेटल किस तरह से रिएक्ट करता है। तो मेटल को जब भी वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे वो क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होगा, है ना। और ऑक्साइड के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है। वाटर नॉन मेटल का वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाता है। नॉन मेटल का कोल्ड वाटर हो या नॉर्मल वाटर या स्टीम हो, किसी के साथ भी नॉन मेटल वाटर में रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। और जो मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। उसी मेटल ऑक्साइड को अगर हम दोबारा अगर रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ मेटल क्या होते हैं उनको थोड़ा सा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस देना पड़ता है, जैसे कि या तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे या तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। और कुछ मेटल क्या होता है वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो जो भी मेटल जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये सब क्या, ये सब स्टीम के साथ, ना ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना हॉट, ये स्टीम के साथ ही सिर्फ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं या तो वो नीचे के लेयर पे चिपक जाएगा या तो वो बबल्स के रूप में आ जाता है, वो बबल्स के फॉर्म में वहां पे फ्लोट करने लगता है वाटर पे। और जो हमारा मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमारे लिखे हुए हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है कि अलग-अलग तरह के मेटल वाटर के अलग-अलग फेजेस में ही रिएक्ट कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि सारा मेटल वाटर के साथ सेम कंडीशन में रिएक्ट कर जा रहा है, कुछ कोल्ड सर्कमस्टेंसेस में रिएक्ट करते हैं, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, किसी का कोई रिएक्शन नहीं होता है वाटर के साथ। जनरली क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ये एलिमेंट है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो एलिमेंट क्या है। अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो या तो वो सोडियम होगा या पोटेशियम या कैल्शियम होगा, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि जो सी वाला हमारा पॉइंट था कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ किस तरह से होता है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, वो सॉल्ट बनाता है, वो सॉल्ट प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। इसको हम लोगों ने एसिड बेसिस सॉल्ट में अच्छे से पढ़ लिया था, इसलिए यहाँ पे उसको पढ़ने की इतनी जरूरत हमें नहीं है। और वहां रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन से लेस जो भी एलिमेंट, जो भी मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जब भी कोई एक मेटल दूसरे मेटल्स के सॉल्यूशन यानी कि दूसरा मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे क्या होगा, वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। आयरन यहां पे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्या किया, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर के सॉल्ट से। कॉपर सल्फेट में से आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आयरन सल्फेट में। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट में से। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करता है। कोई भी मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उनके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उनके पास क्या होता है, उनके पास कैटायन होता है, उनके पास कैटायन होता है। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके पास नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन, इसको हम लोग बोलते हैं एनायन। तो जब भी मेटल जो है किसी रिएक्शन में आते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इस वजह से उनके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, किसी से भी इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, इसलिए उनके ऊपर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और किसी भी एलिमेंट रिएक्ट करने के पीछे पर्पस क्या होता है, वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। वो क्या, उनका टेंडेंसी क्या होता है, अपने जो भी उनका बैलेंस सेल है उसको कंप्लीट करे और वो क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं NaCl का। Na और Cl जब आपस में मिलता है, Na का क्या होता है, 11 होता है, यानी कि इसके आउटर शेल में क्या है, 1 है, और क्लोरीन का क्या होता है, 17, यानी कि इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और इस ये भी 8 हो जाता है और ये भी 10 हो जाता है। इसलिए Na के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl। तो इसी तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा था, उसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन, इसका 11 है, तो इसके आउटर सरफेस में कैसा रहता है, 2, 8 और 1, और इसमें रहता है 2, 8 और 7। इस तरह से इनका फॉर्मेशन रहता है। इसके ऊपर क्या एक एक्स्ट्रा चार्ज है, और इसके ऊपर क्या है, 7 है, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और ये भी 7 के साथ स्टेबल रहता है, इसका एक चला गया तो ये भी 10 हो गया, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल हो जाता है। तो इसी तरह के जब बॉन्ड बनाते हैं मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं वो जनरली बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, और ब्रिटल होते हैं। वो सॉलिड हार्ड भी होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं, उनको हम लोग बीट करके शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इनका जब ये पहले से हम लोग देख लिया कि ये काफी क्या है, हार्ड है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग NaCl को अगर देखें तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, ये इस तरह का लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं आपस में। ये आपस में लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है।
ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ सॉल्वेंट है जिसमें क्या ये इनसॉल्युबल भी होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को काफी अच्छे से कंडक्ट करते हैं, लेकिन का लिक्विड स्टेट में या फिर मॉल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं।